नमस्कार दोस्तों, आप मुझे पहचान ही गए होंगे। मैं सीमा शर्मा मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के चैप्टर 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब के सार के ऊपर चर्चा करूंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे जी द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 9 फरवरी सन 1940 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 सितंबर सन 2018 में हुई थी। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है और फिल्म को लेकर शायद यह कुछ अधिक सत्य है। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर है। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी है, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। विश्व साहित्य का गहन अध्ययन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखाई पड़ता है। विश्व सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विधा और गंभीर लेखन करते रहे हैं। 1971 से 1973 के अपने विदेश प्रवास के दरमियान उन्होंने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर संसार भर के सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखी। यहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का उनका सफ़र शुरू हुआ। दिनमान, नव भारत टाइम्स, दी पायोनियर, दी हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथा देश जैसी पत्रकारिताओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा। वे उन विषयों में से है जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा था। विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल फूल रहा है। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्व का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहां सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इस जादू की व्याख्या का एक प्रयास था। आइए दोस्तों, हम पाठ पे वापस लौटते हैं। दोस्तों, पाठ की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं, यदि यह वर्ष चार्ली चैपलिन की जन्म शताब्दी 1979 का न होता तो भी यह चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यानी 75 वर्षों से चार्ली चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों का मनोरंजन कर चुकी है। समय, भूगोल, संस्कृति की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे जीवन पर्यंत याद रखेंगे। यानी चार्ली की फिल्में उस समय लोगों में जितनी लोकप्रिय थी, आज भी उतनी ही लोकप्रिय है और आने वाली पीढ़ियों भी इस जुनून से उनकी फिल्में देखेगी। और यह किसी एक देश विशेष का नहीं, वरन पूरे विश्व की सभी संस्कृतियों के लोगों का मनोरंजन करती है। पश्चिमी देशों में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूता खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। यानी नई पीढ़ी भी चार्ली की फिल्मों को बहुत पसंद करती है। चार्ली की फिल्मों बुद्धि के बजाय भावनाओं पर टिकी हुई है। उनकी फिल्मों में भाषा का प्रयोग बहुत कम होता था और वो अपने चेहरे के हाव भाव के द्वारा ही अपनी भावनाओं को सामने लाते थे। उनके भीतर मानवता विद्यमान थी, जो उनकी फिल्मों में साफ झलकती थी। इसलिए चार्ली की फिल्मों का आनंद प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति लेता था, फिर चाहे वो पागल खाने का मरीज हो या महान विज्ञानी आइंस्टाइन। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया और वर्ग वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष देखे।
उनकी माँ एक तलाकशुदा महिला थी और स्टेज के दूसरे दर्जे की अभिनेत्री थी, जो बाद में मानसिक रूप से रोगी हो गई थी। भयानक गरीबी और माँ की पागलपन से संघर्ष करना उनके लिए आसान नहीं था, मगर उन्होंने परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानी। चार्ली की नानी खानाबदोशों के परिवार से थी, मगर उनके पिता यहूदी वंशी थे। इसी कारण चार्ली का चरित्र बिहारी व घुमंतु है। चार्ली चैपलिन ने कभी भी मध्य वर्गीय उच्च वर्गीय जीवन मूल्यों को नहीं अपनाया। उसकी फिल्मों में भी उनकी छवि खानाबदोश आवारा टाइप की है। शायद इसी कारण वे इतने लोकप्रिय हुए और अपने आप को सामान्य वर्ग से जोड़ सके। लेखक कहते हैं कि उसकी फिल्मों के बारे में लिखना या उसकी समीक्षा करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन हो जा रहा है। इसलिए लेखक कहते हैं कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देती, बल्कि कला सिद्धांत आप बनाती है। चार्ली चैपलिन ने अपने फिल्मों में सामान्य जीवन की वास्तविकता को बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाया है, जो हमें आसपास की घटित घटनाओं की जैसी लगती है। और चार्ली का चरित्र भी बड़ा जाना पहचाना सा लगता है। बचपन की 2 घटनाओं ने चार्ली के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, जिन्हें उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। एक बार जब वो बीमार हो गए थे, तब उनकी माँ ने उनको ईसा मसीह की कहानी सुनाई। जीसस के सूली पर चढ़ने का प्रसंग आते ही दोनों माँ बेटे रोने लगे। और दूसरे प्रसंग में एक बार उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने के कसाई घर से एक भेड़ भाग जाती है। भेड़ को पकड़ने के लिए कसाई उसके पीछे गिरते पड़ते दौड़ता है और जैसे तैसे भेड़ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर लोग हंसते हैं। बाद में चार्ली सोचते हैं कि कसाई घर में उसके साथ क्या होगा। शायद यही 2 घटनाएं चार्ली चैपलिन की भावी फिल्मों के आधार यानी हास्य के साथ कौना बने। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भारत के कला और सौंदर्य शास्त्रों में कई रसों का वर्णन किया गया है। कुछ जगहों पर रसों का सुंदर मेल भी दिखता है, मगर करुणा का हास्य में बदल जाना यहाँ भारतीय परंपरा में कहीं नहीं मिलता है। रामायण और महाभारत में भी जो हास्य है वह दूसरों पर है, स्वयं पर नहीं। संस्कृत नाटकों में विदूषक के मनोरंजन में भी करुणा व हास्य का सामंजस्य नहीं दिखता है। बावजूद इसके भारत में चार्ली चैपलिन की फिल्मों को हर वर्ग के लोग द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि गांधी और नेहरू भी चार्ली का सानिध्य चाहते थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में करुणा और हास्य को एक साथ प्रस्तुत किया है। इस तरह का प्रयास इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेखक कहते हैं किसी भी समाज में गिने चुने लोगों को ही अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना मारा जाता है, यानी कि हमारे समाज में नायक बहुत कम है। लेकिन चार्ली या जॉनी वॉकर किसी भी व्यक्ति को कभी भी कह दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति कभी न कभी दूसरे को विदूषक समझता है और उस पर हंसता है। भारत में राज कपूर को चार्ली चैपलिन का भारतीय अवतार माना जाता है, यानी भारत के चार्ली चैपलिन राज कपूर माने जाते हैं। भारतीय फिल्मों में कभी भी करुणा और हास्य को एक साथ मिलाकर नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि राज कपूर की फिल्म आवारा और श्री 420 से पहले नायक के अपने आप पर हंसने व नायक पर किसी और के हंसने की परंपरा नहीं थी। राज कपूर ने यह परंपरा शुरू की। बाद में उन्होंने मेरा नाम जोकर में भी इसी तरह का किरदार निभाया था। यह एक साहसिक प्रयोग था जिसमें राज कपूर सफल भी हुए। उन्होंने चार्ली का भारतीयकरण किया, जिसे लोगों ने बहुत अधिक पसंद भी किया। हालांकि यह भारतीय साहित्य शास्त्र और भारतीय मानसिकता के बिल्कुल विरुद्ध था। इसके बाद दिलीप कुमार की फिल्म गोपी, बाबुल, शबनम, कोहिनूर और लीडर और देवानंद के फंटूस, 3 देवियाँ, 9-2-11 आदि में इस तरह के प्रयोग किए जो काफ़ी सफल रहे। इसके बाद भारतीय फिल्म जगत में एक नए दौर की शुरुआत हुई। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि चार्ली का चीर युवा होना या बच्चों जैसे दिखना उनकी एक विशेषता तो है ही, मगर उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। उनके आसपास जो भी चीज़ें अड़गे, खलनायक, दुष्ट, औरत आदि रहते हैं, वो एक सतत विदेशी या परदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। चार्ली के सारे संकटों से यही लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। चार्ली हमारे जैसे है, हम चार्ली चैपलिन जैसे हैं, यानी हर इंसान को अपने भीतर चार्ली चैपलिन दिखते हैं। हमारे भारतीय समाज में होली के अवसर पर लोग अपने आप पर हंसते हैं और जानते बूझते हुए अपने आप को हास्यास्पद स्थिति में डालते हैं। चार्ली चैपलिन अंग्रेजों जैसे व्यक्ति पर हंसने का मौका देता है, इसलिए उनका भारत में महत्व बढ़ जाता है।
चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसते हैं जब वह स्वयं को आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली व श्रेष्ठ समझते हैं। तभी कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य हो जाती है जो लोग को हंसने का मौका देती है। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि हम भी अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में चार्ली जैसे ही होते हैं, जिनके रोमांस हमेशा पंचर होते हैं। महानतम क्षणों में कोई हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग जाता है और कभी कभी हम लाचार होते हैं तो भी जीत जाते हैं। और अंत में लेखक कहते हैं कि मूलतः हम सब चार्ली ही है, क्योंकि हम सब सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों पर जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि चाहे हमें कितनी भी धन दौलत मिल जाए, पर जब आईना देखते हैं तो हमारा चेहरा चार्ली चैपलिन जैसा ही हो जाता है। दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से खरे जी ने हमें स्पष्ट रूप से ये बताया है कि हर एक व्यक्ति के अंदर चार्ली चैपलिन रहता है, चाहे वो उसको उजागर करे या न करे। हर व्यक्ति चार्ली के अंदर अपने आप को देखता है, क्योंकि वो सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को हंसाता है। जिस तरह से चार्ली अपने आप को पर्दे पर प्रस्तुत करता है, उस तरह से हर एक इंसान अपने आप को देखता है और जिस बेवकूफ़ी भरे माहौल से वह अपनी समस्या को दूर करता है, कभी न कभी हर व्यक्ति उसी तरह से उस समस्या का समाधान या उस समस्या का सामना किया होगा। इसीलिए बहुत जल्दी व्यक्ति अपने आप को चार्ली चैपलिन से जोड़ लेता है, जिसके कारण व्यक्ति कोई बहुत समझदार व्यक्ति की पिक्चर देखने से ज़्यादा मनोरंजन चार्ली चैपलिन की पिक्चर देखने में महसूस करता है। दोस्तों, किसी भी पाठ से संबंधित किसी भी व्याख्या, किसी भी प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी।